गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा परसुएसिव स्पीकिंग, है ना। और उसमें ये जो मेन टॉपिक है इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग ये हो चुका था। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेज ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, कि जो मैसेज को डिलीवर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से वेज़ हैं, है ना, या जो स्पीकर है वो किस किस तरह से जो है वो मैसेज को कन्वे कर सकता है। तो देखिए देयर आर 4 वेज़। सबसे पहला आता है एक्सटेम्पोरेनेस। ये जो फर्स्ट मेथड है ये स्पीकर को अलाउ करता है, या इस मेथड में जो स्पीकर है वो क्या करता है कि उसके पास जो नोट्स होते हैं वो अपने नोट्स लेकर आता है साथ बोलने के लिए, तो उन नोट्स को यूज़ करता है और आउटलाइन को यूज़ करता है ना। तो जनरली जो ऑडियंस है वो भी चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज इस तरह का जो मेथड है अगर वो यूज़ किया जाए तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है उसका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होता है ना। उसके साथ अपने रिलेशन वो बना सकता है, अपने रैपर्ड वो एस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आउटलाइन को वो देखता है, जस्ट ओनली आउटलाइन, ओनली हेडिंग्स उसको देखता है, उसके बाद वो डिटेल वो अपने आप से बताता है। सेकेंड मैथड इज़ रीडिंग, 100% रीडिंग। तो जनरली जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं जो चाहते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, जब भी कोई वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें तो उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, या जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न पर जो स्पीकर होते हैं वो जनरली टैली प्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, है ना। तो एक डिवाइस वो यूज़ करते हैं जिसमें उनको सब कुछ जो स्क्रिप्ट है वो सामने दिख जाता है, तो वो उसको रीड करते हैं, 100% रीडिंग। तो इस तरह का जो मेथड है वो कहलाता है रीडिंग मेथड। बट पब्लिक स्पीकिंग में जस्ट लाइक जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके लिए तो ये चल जाता है, बट पब्लिक में ये रीडिंग वाला मेथड इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। थर्ड मेथड देखिए मेमोराइजेशन। ये वो मेथड है जिसमें जो स्पीकर है वो सब कुछ लर्न करता है, मतलब जो भी उसको बोलना है वो उसको मेमोराइज़ करता है, और मेमोराइज़ करके फिर वो अपनी स्पीच को बोलता है और कोशिश करता है कि जो भी उसने लर्न किया है, जो भी उसने जो है वो रिमेंबर किया है, उसको वो सही ढंग से ऑडियंस तक पहुंचाए। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर कोई भी स्पीकर जो है वो मेमोराइज़ कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है और उसको अच्छे वे में, इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकता है, तो ये मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेथड इज़ इम्प्रॉम्प्टू। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर एक अचानक से जो स्पीकर है उसको कहा जाता है बोलने के लिए, जहाँ पर वो प्रिपरेशन नहीं करके आता, विदाउट एनी प्रिपरेशन उसको बोलने के लिए कहा जाता है और उसको बोलना पड़ता है ना। तो इस स्पीच को जिसमें कि ना तो वो कुछ प्रिपेयर करके आया ना उसने कुछ सोचा, उसी टाइम अपने मन से जो वो बोलता है उसको क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉम्प्टू। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ये 4 मेथड हैं स्पीकर जो यूज़ करता है फॉर डिलीवरिंग द मैसेज: एक्सटेम्पोरेनेस, रीडिंग, मेमोराइजेशन एंड इम्प्रॉम्प्टू। तो जो भी सुटेबल हो, जो भी उसको ठीक लगता है वो मेथड यूज़ कर सकता है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्पीकर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अगर वो स्पीच को कैसा बनाना चाहता है इफ़ेक्टिव, है ना। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, कि जो स्पीकर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, नॉलेज से, कि अगर आपके पास फुल नॉलेज है, आप जो है वो 100% उसके बारे में जानते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, कि दोनों लगभग एक साथ ही आती हैं, दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने स्पीच को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड, सिंसियरिटी, कि जो ऑडियंस हैं, जो लिसनर हैं, वो मतलब बहुत जल्दी से सिंसियरिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर उन्होंने कोई इनसिंसियरिटी आपके अंदर देख ली तो फिर वो भी इनसिंसियर हो जाएंगे और वो आपको वेट नहीं देंगे, लिटिल वेट देंगे जो भी आप कह रहे हैं। तो इसलिए सिंसियरिटी क्या है, वैल्यूएबल है, यू मस्ट बी सिंसियर। उसके बाद आता है थोरोनेस, कि जो भी आप बताएं उसको आपने ब्रीफ में नहीं बताना, आपने उसको डिटेल में बताना है ना। क्योंकि जो ऑडियंस है वो हरिड प्रेजेंटेशन नहीं चाहते, वो डिटेल में सुनना चाहते हैं जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है। तो इसलिए जो भी बताएं उसके डेप्थ में जाएं, और अगर आप डेप्थ में गए होंगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। तो इसके ऊपर आप पूरा टाइम लगाएं, पूरा ध्यान दें, ताकि आपको जो है वो थोरो नॉलेज उसकी हो। नेक्स्ट फीचर आता है फ्रेंडलीनेस, कि आपका जो रिलेशन है वो ऑडियंस के साथ कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली, कि जो ऑडियंस है वो आपसे ईज़िली कम्युनिकेट कर सकें, वो हेजिटेट ना करें आपसे बात करने में।
तो जो पीपल हैं, अगर जो ऑडियंस हैं, जो सुन रहे हैं, जो लिसनर हैं, अगर वो फ्रेंडली पीपल हैं तो वो आपके लिए भी ईजी होगा और उसके लिए भी ईजी होगा। तो आपने एटिकेट्स को भी ध्यान में रखना है और आपकी स्पीच भी कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि जो स्पीकर है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए या इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वाइल गिविंग स्पीच। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया है ऑडियंस एनालिसिस, कि आप जो है वो ऑडियंस का एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से जो ऑडियंस है उसका क्या एज है ना, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो जो ऑडियंस एनालिसिस है स्पीच देने से पहले, मतलब जो स्पीकर है वो स्पीच देने से पहले वो ये देखता है कि जो ऑडियंस है वो कौन है, नंबर ऑफ़ ऑडियंसेस कितने हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनका क्या एज ग्रुप है ना। तो देखिए 2 तरह से एनालिसिस होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रीलिमिनरी एनालिसिस, जो स्पीच देने से पहले होता है। जैसे अभी आपको बता रही थी कि स्पीच देने से पहले जो स्पीकर है वो ये जानना चाहता है कि ऑडियंस कौन होंगे, किस तरह के पर्सन होंगे, साइज़ कितना होगा, नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने होंगे, और इसके साथ साथ आपको जो स्पीच देनी है वो फॉर्मल देनी है या इनफॉर्मल देनी है। तो अगर लार्ज ऑडियंस है तो मोर फॉर्मेलिटी चाहिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, है ना। और जो ऑडियंस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए स्पीकर को। जैसे बताया एज ऑफ द ऑडियंसेस कितनी होगी, मेल होंगे या फीमेल होंगे, एजुकेशन उनका क्या होगा, एक्सपीरियंस कितना है ना, वो इस सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट मैटर जो डिस्कस किए जाना है उसके बारे में वो कितना जानते हैं। एंड शुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ यू मेक योर स्पीच, कि आप अपनी स्पीच जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव मतलब आप बना सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये पता होंगे तो आप इजीली अपनी स्पीच को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड आता है एनालिसिस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो आपका जो ऑडियंस है वो मतलब स्पीच के दौरान भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, है ना। पहले तो आप कर ही चुके हैं, लेकिन स्पीच के दौरान भी आप उनसे फ़ीडबैक ले सकते हैं। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो लिसनर है वो कितना इंटरेस्ट आपके अंदर शो कर रहे हैं, वो कितना गेट कर रहे हैं। तो आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन एडजस्ट योर प्रेजेंटेशन, कि आपने जो फीडबैक ली उस फीडबैक में आपको लगा कि नहीं ऑडियंस को तो ये भी नहीं पता, तो आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन के दौरान भी आप जो है वो ऑडियंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं ऑडियंस एनालिसिस के, एक तो स्पीच से पहले और एक स्पीच के दौरान, एनालिसिस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो ये था कुछ हमारा कि ऑडियंस का एनालिसिस किस तरीके से होता है। आप देखिए नेक्स्ट हमारा आता है अपीयरेंस एंड फिज़िकल एक्शन, कि जब स्पीच दी जाती है तो जो अपीयरेंस है वो किस तरह की होनी चाहिए, फ़िज़िकल एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहला देखो है कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, कि जो जब स्पीच दी जाती है तो ऑडियंस स्पीकर को तो देखता ही है, साथ में ये भी देखता है कि आसपास का जो सराउंडिंग है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ जो फिज़िकल थिंग है वो कैसी हैं, जैसे स्टेज कैसी है, लाइटिंग कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है ना। ऑल्दो नॉट विजुअल, कि कई बार तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर का जो नॉइस है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं आप उसको देखिए, और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई नॉइस फैक्टर है तो आप उसको वहाँ से हटाइए, क्योंकि जो लिसनर है उसका एक्सपीरियंस इन फैक्टर्स को लेकर भी होता है कि आपकी स्पीच अच्छी है, वो आपको सुनना चाहते हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे, है ना। तो उनका जो कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल काम, पीसफुल। नेक्स्ट है पर्सनल अपीयरेंस, कि आप किस तरह के दिख रहे हैं। तो आपकी स्पीच को देखने से पहले वो आपको देखता है कि व्हाट यू हैव वियर, आपने क्या पहना है ना, व्हाट यू वियर, क्या पहना है, किस तरह से आप खड़े हैं, है ना। ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्सेप्ट द फिज़िकल ट्रेट यू हैव, आपके जो फिज़िकल ट्रेट्स हैं, फिज़िकल जो आपके अपीयरेंस है वो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वियर करना होगा, है ना। तो अप्रोप्रिएट स्टाइल में, अप्रोप्रिएट ड्रेस के साथ आपको ड्रेसअप होना होगा ओकेज़न के अकॉर्डिंग, एंड बी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड, आपको जो है वो स्पीच के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पोस्चर। पोस्चर और वी कैन से वे ऑफ स्टैंडिंग, कि आपका वे ऑफ स्टैंडिंग क्या है ना। तो जो पोस्चर है वो भी अफेक्ट करता है कि आपकी जो स्पीच है वो किस तरह की है, और उसके साथ साथ आपका खड़े होने का ढंग क्या है, ऑडियंस इसको भी देखते हैं।
तो पोस्चर में आपका जो वे ऑफ स्टैंडिंग है उसको देखा जाता है, या आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडीली मूवमेंट भी देखी जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह के आप शो कर रहे हैं, आपका आई मूवमेंट भी ऑडियंस देखते हैं कि किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग ही आप को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यू शुड कीप योर बॉडी इरेक्ट, आप बिल्कुल सीधे भी खड़े हो सकते हैं विदाउट अपीयरिंग स्टिफ, एंड कंफर्टेबल विदाउट अपीयरिंग लेम, है ना। और कंफर्टेबल भी आप खड़े हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको किस तरह की स्पीच देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पोस्चर डिसाइड करते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा वॉकिंग। तो कुछ स्पीकर होते हैं जो कि बोलते टाइम चलते भी हैं, कंफर्टेबल वो फील करते हैं। तो ये भी एक अच्छा पोस्चर है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी जो वॉकिंग होगी वो भी कॉन्फिडेंट ही होगी, है ना। अब जो वॉकिंग है वो कॉन्फिडेंट भी होती है, और जो हेजिडेंट स्पीकर हैं उनके लिए दूसरी तरह की वॉकिंग भी हो सकती है। तो एक स्ट्रॉन्ग और श्योर वॉक टू स्पीकर पोजीशन कन्वेज एन इम्प्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपकी वॉकिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग और श्योर, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। लेकिन आप कदम सोच सोच के रख रहे हैं, हेजिटेंट है, ऑकवर्ड स्टेप्स हैं, है ना, तो इसका अपोजिट इम्प्रेशन भी हो सकता है। तो इसलिए वॉकिंग की जा सकती है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, इट शोज़ कॉन्फिडेंस। लेकिन टू मच वॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जो कि ऑडियंस को मैसेज तक नहीं पहुंचने देती, वो उनको डिट्रैक्ट करती है, मैसेज से डिट्रैक्ट करती है। उनकी जो कंसंट्रेशन है, वो अटेंशन है, वो वॉकिंग की तरफ ही चली जाती है ना। तो आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्वियसली आपका फेस जो शो करता है, जैसे अगर आप जो स्पीकर है वो डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, तो वो उसका फेस बता देता है ना। फ्राइटेंड जो स्पीकर है वो अपनी जॉ को टाइटन कर लेगा, है ना। बिगिंस टू ग्रेन, हो सकता है उसकी आवाज़ काँपने लग जाए, है ना, हो सकता है वो खुद काँपने लग जाए। तो इस तरीके से जो है ऑडियंस समझ जाते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर नर्वस। तो इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका उसी अकॉर्डिंग, स्पीच के अकॉर्डिंग आना चाहिए। और इसके साथ साथ आई कांटेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट आपका ऑडियंस के साथ होना चाहिए, जैसे कल भी हमने बात की थी कि ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही ऑडियंस को देखते रहें जब भी आप स्पीच दें। तो जितने भी ऑडियंस बैठे हैं उन सबके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। 2 या 3 सेकंड तक आप एक ऑडियंस को देखकर अपना जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, उसके बाद आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट आते हैं गेस्चर्स और वी कैन से बॉडीली मूवमेंट। तो आपका वे ऑफ स्टैंडिंग तो आ गया पोस्चर में। इसी तरह से जो गेस्चर हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने कुछ कहना है, उस पर स्ट्रेस डालना है, तो आप क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी से आप ज़ोर से इस तरह से मारेंगे, तो उससे आप शो कर सकते हैं कि आप एम्फोसाइज कर रहे हैं। हाथों को हिलाना, है ना। इसी तरह से बॉडीली मूवमेंट वो किस में आती है, गेस्चर्स में। तो गेस्चर्स का भी स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है, और आप नॉन वर्बल जो सिंबल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं वाइल स्पीकिंग। नेक्स्ट है लेक्ट्रन और वी कैन से लेक्चर स्टैंड, कि बहुत सारे पीपल हैं जो लेक्चर स्टैंड के पीछे खड़े होकर बोलना पसंद करते हैं, है ना। तो आपने वहाँ पर खड़े तो होना है लेकिन छुपना नहीं है। आपके जो बॉडीली मूवमेंट हैं वो आपकी स्पीच को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो इसलिए आप लेक्ट्रन को यूज़ कर सकते हैं अपना सामान रखने के लिए या कंफर्टेबल होने के लिए, है ना। लेकिन आपको अपनी बॉडी मूवमेंट को ऑडियंस के साथ छुपाना नहीं है। अगर आप ऑडियंस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको लेक्ट्रन को तो यूज़ करना है, लेकिन उसके पीछे छुपना नहीं है ना। तो कभी कभी आप उसको वहाँ से मूव भी हो सकते हैं लेक्ट्रन से, टू डेवलप द रैपर विद द ऑडियंस, कि ऑडियंस के साथ आपको रिलेशन बनाने हैं तो आपको वहाँ से हटना भी पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ये बताते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब आगे कुछ और आपको हिंट्स और टिप्स दिए हुए हैं इफ़ेक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग के लिए। सबसे पहला है मिस्टेक्स अगर हो जाती हैं गलती से, है ना, कि मिस्टेक्स आर ऑल राइट, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हो गई तो आप साथ साथ सुधार लीजिए। तो जैसे बताया कि मिस्टेक्स ह्यूमन से ही होती हैं, है ना, इंसान से ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपने मिस्टेक्स को छुपाना है। जो भी मिस्टेक्स आपकी हो गई आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको उसी टाइम उसकी आप रिकवरी कर दीजिए। ह्यूमर आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्पीच में, क्योंकि ऑडियंस को वो अच्छे लगते हैं। जस्ट लाइक अगर आप जोक सुनाने में अच्छे हैं तो टेल अप्रोप्रिएट जोक, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं फिर आप जोक को छोड़ दीजिए, फिर आप कुछ और ले सकते हैं,
है ना, कि आप देखेंगे कि क्या आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। अगर आप स्टोरीज़ अच्छे से बता सकते हैं तो टेल देम अ स्टोरी, अपने आप को जो है वो प्रूव करने के लिए या अपनी स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ द पब्लिक स्पीकिंग एनवायरनमेंट, कि आपने ये देखना है कि नोट टू गेट स्टक इन वन प्लेस, आपको एक ही जगह पर खड़े नहीं होना है ना। स्पीच देते टाइम आपको मूव करना है, जैसे भी आया था ना वॉकिंग, कि आप जितना स्पेस आपको दिया गया है उसी स्पेस को आप यूज़ कीजिए, मूव अराउंड, घूमिए, और वीकेंड से आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इस तरीके से आप स्ट्रॉन्गर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्टर है तो आप स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी विजुअल एड आपके पास है उन सबको आप यूज़ करके अपनी स्पीच को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ वॉइस। ये भी स्पीच को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए है कि आप अपनी जो पिच वेरिएशन है ना, अगर मतलब ये कुछ रीज़न्स दिए हैं कि जो आपकी स्पीच है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप पिच वेरिएशन नहीं कर रहे, आपकी जो वॉल्यूम है या वी कैन से जो आवाज़ है वो एक ही पिच में है, मतलब आवाज़ का कभी मोटा हो जाना, कभी पतला हो जाना, इस तरह से अगर होता है कि किसी चीज़ को आपने स्ट्रेस देना है तो आप भारी आवाज़ में बोल सकते हैं, है ना। तो और अगर किसी को नहीं देना आप नॉर्मल टोन में बोल सकते हैं। तो अगर ये पिच वेरिएशन नहीं होंगी, मोनोटोन्स होगी, तो जो ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो द फेलियर टू वैरी पिच जनरली इज़ अ मैटर ऑफ हैबिट, ये हैबिट हो जाती है ना, जो कि काफ़ी टाइम में जाती है। सेकंड कमी हो सकती है लैक ऑफ वेरिएशन इन स्पीकिंग स्पीड, कि आपकी जो स्पीड है वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बताने वाले हैं, क्या ऑडियंस उनसे अवेयर है या नहीं। अगर आप कोई टॉपिक बता रहे हैं, वो टॉपिक बहुत सिंपल है, ऑडियंस ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं, और आप उसको काफ़ी स्लोली बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस है वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे या उनको बोर लगेगा, है ना। तो आपने देखना है कि आपकी जो स्पीकिंग स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है कि ऑडियंस किस स्पीड से सुनना चाहते हैं। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, टेक्नोलॉजी का कोई मैटर है, ऑडियंस उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं तो ऑडियंस इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा टॉपिक जो कि हार्ड है, जो ऑडियंस नहीं जानते, नया टॉपिक है, उसमें आपको स्पीड कम रखनी है। लेकिन ऐसा टॉपिक जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वो पहले से उसके बारे में जानते हैं, वहाँ पर आपने अपनी स्पीड को बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है थर्ड जो कमी होती है लैक ऑफ वोकल एम्फोसिस, कि कई बार हम जैसे बताया पिच के ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना, और स्पीड पे ध्यान नहीं देते कि आपकी स्पीकिंग स्पीड क्या है। इसी तरह से आपकी जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ ऑडियंस नहीं होती, तो भी आपकी जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, है ना। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अपनी वॉल्यूम को या मतलब अपना जो स्पीड है उसको एडजस्ट करना होता है। तो आपने ये देखना है कि आपका जो वोकल एम्फोसिस है उस पर भी ध्यान देना है। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट आता है आपका अनप्लेजेंट वॉइस क्वालिटी, कि आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है अगर वो अच्छी नहीं है, अब इट्स गॉड गिफ्टेड, है ना, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रैक्टिस से डिफरेंट मेथड यूज़ करके आप इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, है ना। तो इट्स अ हार्ड फैक्ट कि सम वॉइसेस आर मोर प्लेजेंट देन अदर्स, कुछ तो अच्छी होती हैं लेकिन कुछ अच्छी नहीं होती है। जो अच्छी नहीं है उसको आप डिफरेंट चेंज करके, जैसे पिच में आपने चेंज किया, स्पीड में आपने चेंज किया, है ना, वॉल्यूम में आपने चेंज किया, उससे आप उसको प्लेजेंट बना सकते हैं। इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस एंड इमिटेशन, कि आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपना खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि जो भी आपने बोलना है उसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर ही। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिरर के सामने भी खड़े हो सकते हैं और अपने बॉडी मूवमेंट को देख सकते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, आई कांटेक्ट को देख सकते हैं, है ना। और आप टेप रिकॉर्डर भी कर सकते हैं कि आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। आजकल तो वीडियो ज़्यादा क्रेज़ है बनाने का, तो आप वीडियो बनाकर आप उसको खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमी है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो इस तरह से सेल्फ एनालिसिस करके भी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये था कि कौन कौन सी कमियां जो है वो इसके अंदर होती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसको हम सुधार सकते हैं। आप देखिए छोटे छोटे से टॉपिक है वोकल डिलीवरी,
अब वोकल डिलीवरी क्या है? इन्वॉल्व्स द मैकेनिक्स ऑफ वोकलाइजेशन, कि आपकी जो आवाज़ है उसकी क्वालिटी क्या है ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वोकल करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन, कि आप बोलते कैसे हैं। जो इनएक्सपीरियंस स्पीकर्स हैं ऑफन पे लिटिल अटेंशन टू देयर वोकल डिलीवरी, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना, और ये मानते हैं कि आप आवाज़ को चेंज कर ही नहीं सकते, आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना ही नहीं सकते। बट ये पॉसिबल है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप अपनी प्रैक्टिस से, अपने सेल्फ एनालिसिस से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए उसमें फर्स्ट फैक्टर है वोकलाइजेशन। इसमें वॉइस और स्पीच दोनों को देखा जाता है, और दोनों किस पर डिपेंड करती है? फोनेशन के ऊपर। अब देखिए फोनेशन क्या है? फोनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर इज़ पुश थ्रू वोकल कोड्स, कि जो हवा है वो वोकल कोड्स में जाती है, फिर वाइब्रेट होती है वो साउंड की फॉर्म में, है ना। और ये जो साउंड है यही हमारा क्या कहलाता है? जो साउंड प्रोड्यूस होती है इस वे में, उसको हम कहते हैं वॉइस आर्टिकुलेशन, है ना। आर्टिकुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वॉइस को अल्टर किया जाता है इनटू रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड, है ना। तो जो कॉन्सोनेंट हैं, जो वोवल्स हैं, वो फॉर्म्ड होते हैं जब साउंड प्रोड्यूस होती है इन द आर्टिकुलेटर्स, है ना। तो दीज इंक्लूड द लिप्स, टीथ, जो, गम, रिज एंड पैलेट, है ना, जो इन एडिशन टू नोज़, थ्रोट एंड ऑरल कैविटीज़, उसके अलावा ये इंक्लूड होते हैं। तो पुअर आर्टिकुलेशन अगर है तो फिर मतलब जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसको हम कोशिश कर सकते हैं इम्प्रूव करने की। आप देखिए ये पहले भी आ चुका है, वोकल करेक्टरिस्टिक्स, कि आपकी जो आवाज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला पिच। पिच क्या होता है? आवाज़ का मोटा होना या पतला होना। तो वेरिएशन इन पिच अगर आप करते हैं तो आप अपने स्पीच को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द ऑडियंस। अगर आपके ऑडियंस का साइज़ कम है तो आप अपने वॉल्यूम को कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा है तो उसको बढ़ा लीजिए। तो वेरिएशन इन वॉल्यूम मेक्स यू साउंड मोर डायनेमिक, कि आप उसको ज़्यादा डायनेमिक बना सकते हैं। रेट क्या हो गई? स्पीड, कि इफ़ यू टॉक टू क्विकली तो फिर ऑडियंस उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, ऑडियंस उसको समझ नहीं पाएंगे। और इफ़ यू आर स्पीकिंग टू स्लो, कि अगर आप बहुत धीरे बोलते हैं तो भी ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, वो उसको बोर लगेगा, है ना। तो आपकी जो स्पीड है वो भी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ द वॉइस, है ना, ये बताती है कि आपकी आवाज़ कैसी है, आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। तो ये दूसरों से अलग हो सकती है, आपकी वॉइस मोटी हो सकती है, आपकी वॉइस पतली हो सकती है ना, या अनप्लेजेंट हो सकती है। तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड, जैसे बताया था, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन, कि प्रोनाउंसिएशन भी डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ जो इंग्लिश बोली जाती है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, अमेरिका में जो बोली जाती है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है ना। तो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग या ओकेज़न के अकॉर्डिंग। तो सेवरल वे हैं जिसमें जो स्पीकर है कैन इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, कि वो जहाँ जिस एरिया में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कोशिश करनी चाहिए अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की। अब देखिए नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग योर वॉइस, कि आपकी आवाज़ को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फिज़िकल मेकअप, जो आपका गॉड गिफ्टेड है ना, इसमें आपकी टंग आती है, वोकल कॉर्ड आते हैं और लिरिक्स आते हैं, है ना, रेजनेटिंग चैम्बर्स आते हैं। इसी तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कि जब आप बहुत चिंतित होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो लोकलाइज हो सकते हैं, है ना, हाई पिच भी निकाल सकते हैं देन नॉर्मल। कि जब आप गुस्से में होते हैं तो देखो आपकी आवाज़ कैसे निकलती है, और जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आपकी आवाज़ कैसे निकलती है। आपकी आवाज़ प्लेजेंट होती है, लेकिन जब आप गुस्से में होती हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी रूड होती है ना। एनवायरनमेंट, कि मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, अगर एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी लगभग सिमिलर वॉइस होती है, जैसे आपने देखा भी होगा, तो ये जो सिमिलैरिटी है वो कैसी है? जेनेटिक, और कुछ एनवायरनमेंट बेस्ड भी होती है ना। अब जैसे अगर हम बात करें भी हरियाणा के जो पर्सन हैं उनकी जो टोन है वो एक जैसी है ना, तो वो देखकर आपको पता चल जाता है कि हरियाणा के हैं ये पंजाब के हैं। तो वो किस पे मतलब अफेक्ट किसका आया? एनवायरनमेंट का। तो जेनेटिक तो होते ही हैं और पार्शली एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करती है। रीजनल डायलेक्ट्स की जो डिफरेंट रीजन्स हैं कंट्री के, उसमें भी अलग अलग स्पीच होती है, अलग अलग
वॉइस पैटर्न होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो रीज़न के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस आ जाता है। यूजुअली अफेक्ट प्रोनाउंसिएशन मोर देन वॉइस क्वालिटी, कि प्रोनाउंसिएशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वॉइस क्वालिटी का इफ़ेक्ट तो होता ही है। अब देखिए हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस। आप अपनी वॉइस को सुधारना है तो कैसे सुधारें? ब्रीथ फ्रॉम योर डायफ्रैगम, कि लंबी सांस लीजिए, है ना, लंबी सांस लीजिए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, सांस को रोकने की भी कोशिश कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए और वीकेंड से प्राणायाम कीजिए, है ना, तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़ पिच, कि आप अपनी जो पिच है जोर देने के लिए आप उसको यूज़ कीजिए, है ना, आवाज़ को मोटा करने की, पतला करने की कोशिश कीजिए। मॉडरेट योर पेस, अपनी जो स्पीड है, स्पीड को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि बहुत क्विकली भी आपने नहीं बताना है और बहुत स्लो भी नहीं बताना है। आर्टिकुलेट, तो ट्राई एग्जीग्रेटिंग योर लिप मूवमेंट टू रिड्यूस मम्बलिंग, है ना, मम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी लिप की मूवमेंट है उसको आप बढ़ाएं, है ना। जैसे हम कई बार अड़ जाते हैं, है ना, मम्बल करने लग जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मम्बलिंग ना हो, तो अपने लिप मूवमेंट को एग्जीग्रेट कीजिए। प्रैक्टिस आर्टिकुलेटिंग टंग ट्विस्टर्स, कि टंग ट्विस्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, और वोवल साउंड्स को एग्जीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से टंग ट्विस्टर्स को यूज़ करके आप जो है वो अपनी पिच को या जो मम्बलिंग वाली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस योर स्पीच इन एडवांस एंड डिटरमाइन वेयर यू वांट टू पोज फॉर अ ब्रीथ, कि आप अपना एडवांस में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि कहाँ पर आपको रुकना है सांस लेने के लिए। मतलब आपने कंटिन्यूटी में भी नहीं बोलना है, आपको रुकना है, स्टॉप, बीच में पोज भी लेना है, सांस भी लेनी है, कंफर्टेबल भी होना है, उसके बाद आपको बोलना है। लूजन अप बिफोर यू बिगिन, कि शुरू होने से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे देखो आपकी बुक में दिया है लुक साइड टू साइड, कि साइड टू साइड देखिए, रोल योर हेड, इस तरह से हेड को जो है वो गोल गोल रोल कीजिए। रोल योर शोल्डर्स बैक, शोल्डर्स को घुमाइए, है ना। शिफ्ट योर रिब केज फ्रॉम साइड टू साइड। यॉन, स्ट्रेच, मतलब बी रिलैक्स, आप अपर बॉडी को रिलैक्स कीजिए, देन स्लोली डाउन, है ना। उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे बताया प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्ड योर वॉइस रिपीटेडली विद डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग, कि अलग अलग वे से, और आप देखिए कि कौन सा अच्छा लगता है। प्रैक्टिस ब्रीथिंग कंट्रोल, कि आपको जो ब्रीथ करते हैं उसमें आप काउंटिंग कीजिए, ब्रीथ करते टाइम 1 to 10 या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड व्हाइल यू एक्सेल काउंट टू 10, कि 10 तक काउंटिंग कीजिए। तो इस तरह से आप अपने वॉल्यूम को या मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे आपकी स्पीच इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो ये था कुछ कि हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल फेज़, कि आपको क्या बताना है, स्पीच को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाना है। जब भी आपको जाना है तो स्टैंड अप कंफर्टेबली, एज ए स्पीकर यू शुड स्टैंड अप कंफर्टेबली, फर्म ऑन योर फीट, शोइंग कॉन्फिडेंस ऑन योर अपीयरेंस, कि जो भी आपने पहना है उस पर आप कॉन्फिडेंस शो कीजिए। उसके बाद स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीक अप। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप बोलना शुरू कीजिए और ये मानकर चलिए कि जो आप कह रहे हैं ऑडियंस उसको सुनना चाहते हैं। तो स्पीक क्लियरली, स्पीक लाउडली, है ना, सो लाउडली दैट एवरीवन कैन हियर यू, आपको सुन सके। एक ही टोन में मत बोलिए, डू नॉट स्पीक इन अ मोनोटोन, है ना। स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, कि आई कॉन्टैक्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि जो ऑडियंस है वो आपको गेट कर सकें। और जब आपको लगता है कि जो ऑडियंस हैं वो बोर होने लगे हैं, या आपको ये लगता है कि आपका जो मैसेज है वो इफ़ेक्टिवनेस खो चुका है, तो फिर आप वहीं पर बंद कर दीजिए। तो जैसे इसने बताया शट अप, कहाँ पर शट अप होना है? जहाँ पर आपको लगता है कि जो आपका मैसेज इफ़ेक्टिवनेस खो चुका है या पब्लिक रिलेशन डैमेज हो गए हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऑडियंस बोर हो रहे हैं तो आप उसको वहीं पर ही जो है वो बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए उसको सम अप करने की, कंक्लूड करने की। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको बताया है कि आप अपनी स्पीकिंग को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।